हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रेप आईएएस। मेरा नाम है मयूरी भागवानी। आज है 20 नवंबर। आज हम द हिंदू न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। ये 20 नवंबर का द हिंदू एनालिसिस हम शुरू करें उससे पहले टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी। द बेस्ट व्यू कम्स आफ्टर द हार्डेस्ट क्लाइंब। रिमेंबर ऑलवेज कि अगर आपकी जर्नी बहुत हार्ड है, बहुत डिफिकल्ट है, तो आपको जो व्यू मिलेगा एंड में, जब आप अपने गोल तक पहुंच जाओगे, दैट वुड बी द बेस्ट वन। सो इफ यू आर मेकिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू रीच टिल योर गोल, देन ओनली यू विल बी हैविंग फन व्हेन यू रीच टिल योर गोल। अगर आपका गोल बहुत आसान है, जिसमें कोई बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगी नहीं रहे, तो आपको गोल अचीव करके भी कुछ खास अच्छी फीलिंग आएगी नहीं, कुछ बेस्ट व्यू आपको देखने को मिलेगा नहीं। अगर जर्नी मुश्किल है तो गोल भी उतना वर्थ इट है। आगे बात करते हैं, पहले टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, GS1 में हम यहाँ पे कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं। GS2 में हम देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज में से फार्म लॉस को। इसके अलावा सीड ऑफ होप। तो ये सीड्स ऑफ होप एक एडिटोरियल है द हिंदू में, जो बताया गया है कि क्या क्या इसके डायमेंशन हैं जो फार्म लॉस को रिपील कर दिया गया है उसके। तो ये भी हम देखेंगे। उसके बाद सोशल जस्टिस में हम देखेंगे समहति प्रोजेक्ट के बारे में। आगे बात करेंगे GS3 में। GS3 में हम बात करेंगे अमेजन डिफॉरेस्टेशन की इन एनवायरमेंट टॉपिक। इकोनॉमी में हम देखेंगे रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन के बारे में। एंड डिफेंस में राष्ट्रीय रक्षा संपन्न पर्व के बारे में देखेंगे। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। हम यहाँ पे एक ज्योग्राफिक लोकेशन को देखेंगे विच इज रिलेटेड टू द न्यूज विच हैज कम टुडे ऑन 20 नवंबर। तो पहला हमारा आज का आर्टिकल है गवर्नमेंट रिलेंट्स डिसाइड्स टू स्पाइक फार्म लॉस। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे फार्म लॉस को रिपील कर दिया है। गवर्नमेंट ने ये कहा है कि यहाँ पे हम जो फार्म लॉस लेकर आए थे उनको हम रिपील करते हैं। कल सुबह 9 बजे मोदी जी आए थे, ठीक है, मन की बात उन्होंने यहाँ पे अपनी कही, और इसमें बताया गया कि जो 3 फार्म लॉस आए थे जिसके अगेंस्ट इतने सारे प्रोटेस्ट हो रहे थे फार्मर्स के द्वारा, उन फार्म लॉस को अब हम रिपील कर रहे हैं। ये चीज यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड की है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे अनाउंस्ड रिपील ऑफ 3 कंटेंशियस फार्म लॉस, assuring farm groups protesting against them for the past year that the legislative process for the withdrawal would be completed in the winter session। तो यहाँ पे ये कह दिया गया कि पार्लियामेंट की जो अभी विंटर सेशन होना है उसमें ये जो फार्म लॉज हैं उनको रिपील करने की जो भी प्रोसेस है, लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, उसको स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे कुल मिलाकर आपको बस ये चीज समझनी है कि जो 3 फार्म लॉज आए थे जिनके अगेंस्ट इतना ज्यादा फार्म प्रोटेस्ट हो रहा था, फार्मर प्रोटेस्ट, उसको अब यहाँ पे रिपील करने की बात की गई है। और यहाँ पे मोदी जी ने ये भी कहा कि अब यहाँ पे हम एक कमिटी बनाएंगे जो कि सेंटर और स्टेट्स के दोनों के रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी। ऐसी कमिटी बनाएंगे और ये कमिटी एग्रीकल्चर सेक्टर में जिन भी रिफॉर्म्स की जरूरत है उसकी बात करेगी वाया कंसल्टेटिव प्रोसेस। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ था, 3 फार्म लॉस जो आए थे वो बिना किसी कंसल्टेशन के यहाँ पे डिसीजन ले लिया गया था, किसी को भी इन्वॉल्व नहीं किया गया था, ऑर्डिनेंस के थ्रू ये पूरा डिसीजन ले लिया गया था। अब ऑर्डिनेंस में आपको पता है कोई वोटिंग की जरूरत होती नहीं है, प्रेसिडेंट डायरेक्टली यहाँ पे कोई लॉ बना सकते हैं विच इज पैरेलल टू द लेजिस्लेटिव लॉ, ठीक है, जो भी पार्लियामेंट लॉ बनाती है उससे पैरेलल रहता है, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर इसको आपको पास कराना पड़ता है पार्लियामेंट से। ये होता उससे पहले इसको रिपील कर लिया गया और इसके लिए भी एक लेजिस्लेटिव प्रोसेस लगेगी, जो कि लेजिस्लेटिव प्रोसेस से ही ये रिपील होगा ये लॉ। अच्छा, अब यहाँ पे जो एक कमेटी की बात की गई है कि एक कमेटी बनाई जाएगी, वो एग्रीकल्चर सेक्टर के कुछ रिफॉर्म्स की बात करेगी, जैसे कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को किस तरह से हम प्रमोट कर सकते हैं। ना व्हाट इज जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग? जैसे कि नाम बता रहा है, जीरो बजट यानी कि सबसे कम इनपुट पे नेचुरल फार्मिंग हो सकेगी विदाउट एनी केमिकल फर्टिलाइजर्स। फिर फर्टिलाइजर्स को लेकर क्या पॉलिसीज की जरूरत है, ठीक है, इसको देखेगी। ट्रांसपेरेंसी कैसे हो सकती है MSPs में, इन सब चीजों को देखेगी ये कमेटी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा मैं बता देती हूँ, लास्ट ईयर 2020 में 2020 के एंड में यहाँ पे ये फार्म लॉस आए थे, ठीक है। उसके बाद नवंबर 2020 से ही यहाँ पे जो फार्मर्स हैं प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगभग 1.5 से 2 साल इन्होंने प्रोटेस्ट किया है, और उसके बाद आज जाकर ये जो फार्म लॉज हैं ये हट गए हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इन फार्म लॉज के ऊपर एक तरह से स्टे लगाई हुई थी, क्योंकि यहाँ पे हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये नहीं कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है ये फार्म लॉज, लेकिन एक स्टे लगा हुआ था।
अब जाके इसको रिपील कर दिया गया है पूरी तरह से, ठीक है, इस फार्म लॉस को रिपील कर दिया गया है। अब देखो यहाँ पे क्या फार्मर्स पूरी तरह से प्रोटेस्ट बंद कर देंगे, तो यहाँ पे ये कहा है कि प्रोटेस्ट अभी बंद नहीं होगा। क्यों बंद नहीं होगा? पहली चीज तो फार्मर्स ने ये कहा है कि जब पार्लियामेंट में ये जो लॉज हैं इनको रिपील कर दिया जाएगा एक्चुअल में ऑन ग्राउंड, तभी हम यहाँ से हटेंगे। दूसरी चीज, ये अभी भी एमएसपी की मांग कर रहे हैं। तो एमएसपी क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या होता है कि अगर मान लो कि मैं एक फार्मर हूँ ए, ठीक है, मुझे मार्केट में अपना कुछ क्रॉप बेचना है, मान लो अनियन बेचना है मुझे, ठीक है। अब मुझे एक्चुअल में 100 रुपीज लगे हैं इसको बनाने में, इसको कल्टीवेट करने में, ऑनियन को कल्टीवेट करने में 100 रुपीज लगे हैं पर केजी, ठीक है। अब ये जाके मैं मार्केट में बेचती हूँ तो मुझे मिल रहे हैं 90 रुपीज, ठीक है। अब मेरा तो यहाँ पे नुकसान हो रहा है ना, क्योंकि 10 रुपए मुझे कम मिल रहे हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट इंश्योर करती है कि हम आपको 1.5 टाइम्स देंगे आपका जो भी इनपुट होगा, यानी कि 150 रुपीज तो गवर्नमेंट आपको देगी ही। और अब ये ऑब्लिगेशन हो जाता है मार्केट के ऊपर कि या तो आप आपको यहाँ पे जो एमएसपी है उससे ज्यादा में ही खरीदना पड़ेगा। अगर कहीं पे ऐसा होता है कि ऑनियन को फार्मर को कभी मजबूरी में ऑनियन को, अपनी क्रॉप को कम प्राइस में बेचना पड़ रहा है, तो जितना भी यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो यहाँ पे गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करेगी। या फिर जो फार्मर है वो चाहे तो डायरेक्टली गवर्नमेंट को 150 रुपीज में ये क्रॉप को बेच सकता है। हो सकता है कि ए को यहाँ पे 100 रुपीज का जो उसने क्रॉप उगाया उसके लिए गवर्नमेंट 150 रुपीज दे रही है, लेकिन मार्केट में उसको 180 रुपीज मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो जाके मार्केट में बेचेगा। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो नहीं है तो वो गवर्नमेंट को भी यहाँ पे बेच सकता है। समझ गए? तो ये पूरा इश्यू था। अब देखो थोड़ा सा हम देख लेते हैं फार्म लॉस के बारे में। तो देखो फार्मर्स के जो 3 लॉज आए थे जिनके बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी पहले बात कर लेते हैं कि क्या क्या लॉस थे यहाँ पे और किस तरह से इनका इम्पैक्ट होने वाला था। तो सबसे पहला था फार्मर प्रोड्यूसर ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020, ठीक है। इस फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल में क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया कि फार्मर्स जो हैं वो ऑब्लिगेटेड नहीं होंगे कि उनको एपीएमसी मार्केट्स में ही, एपीएमसी मंडीज में ही अपने प्रोडक्ट को बेचना है। इसके लिए वो ऑब्लिगेटेड नहीं होंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे जो मिडिल मैन यहाँ पे जो भी पैसा जो भी मिलना चाहिए फार्मर को वो खा जाते थे मिडिल मैन, ठीक है, करप्शन होता था। इनके रोल को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे इंटरस्टेट ट्रेड जो था उसको फ्री कर दिया गया, ठीक है। इसमें कोई भी यहाँ पे ऑब्लिगेशन नहीं था कि आप अलग अलग स्टेट्स में यहाँ पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते फार्म प्रोडक्ट्स की। तो ये 3-4 प्रोविजंस थे इस एक्ट के अंतर्गत। हालांकि अब तो ये रिपील होने की बात हो गई है। इसके प्रोज ये थे कि यहाँ पे फार्मर्स को ज्यादा चॉइसेस मिल रही थी, मार्केटिंग कॉस्ट कम हो रहा था, बेटर प्राइजेस मिल रहे थे। लेकिन इसके कॉन्स ये थे कि स्टेट का रेवेन्यू जा रहा था, क्योंकि एपीएमसी मंडीज जो है उसमें जो भी प्रोड्यूस को बेचा जाता है उसका जो रेवेन्यू जाता है वो स्टेट्स को जा रहा था। तो यहाँ पे फेडरलिज्म का एक इशू था। दूसरा, जो भी मिडिलमैन थे उसके हाथ से पैसा जा रहा था, ठीक है, क्योंकि एंटायर फार्म ट्रेड मूव्स आउट ऑफ मंडी, तो मंडी के बाहर सारा का सारा फार्म ट्रेड मूव कर रहा था, ये था। सेकंड है कि यहाँ पे फार्मर्स एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विस बिल, ये सेकंड एक्ट था जिसमें ये कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलाउ की जाएगी, ठीक है। मतलब फार्मर सीधे किसी बड़ी कंपनी के साथ मिल सकता है, एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि इनिशियली ही जब फार्मर ने प्रोड्यूस उगाया है नहीं तब ही फार्मर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है किसी प्राइवेट एंटिटी के साथ और उनसे इनपुट कॉस्ट मांग सकता है, ठीक है। और उसके हिसाब से यहाँ पे अपना क्रॉप जनरेट करेगा और क्रॉप जनरेट करने के बाद बेचेगा भी इनको, तो उसके बदले भी इसको पैसे मिलेंगे। इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एक प्रोविजन होना था। इसमें प्रोज ये थे कि फार्मर्स को राइट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था विद एग्री बिजनेस फर्म्स, प्रोसेसर्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो प्री एग्रीड प्राइसेस पे, चाहे फिर बम्पर प्रोडक्शन हो या फिर बहुत ही कम प्रोडक्शन हो, दोनों ही केसेस में कोई यहाँ पे प्राइस वॉलेटिलिटी नहीं होती। यहाँ पे जो भी प्राइस पहले से डिसाइडेड था वही मिलता फार्मर्स को। कौन जिसके ये थे कि यहाँ पे काफी सारे लोग ये एलिज कर रहे थे, अपोजिशन भी ये एलिज कर रहा था कि यहाँ पे बिग कॉर्पोरेट्स को सूट करेगी ये लॉ, ठीक है। ये एग्रीकल्चरल जो फार्मर्स हैं उनको सूट नहीं करेगी, ये बड़े कॉर्पोरेट्स के लिए बनाई गई है। यानी कि यहाँ पे क्रोनी कैपिटलिज्म को प्रमोट करने की कोशिश चल रही है, गवर्नमेंट क्रोनी कैपिटलिज्म को प्रमोट कर रही है, ऐसा कह रहे थे अपोजिशन पार्टी वाले। यानी कि ये उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ज्यादा काम कर रही है रेदर देन
द फार्मर्स, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे कही गई। देन लास्ट एक एक्ट था असेंशियल कमोडिटीज बिल। इसमें क्या कहा गया, इसमें डी लिस्टिंग की गई, ठीक है। कुछ क्रॉप्स थे, कुछ सीरियल्स थे जिनकी डी लिस्टिंग की गई फ्रॉम द असेंशियल कमोडिटीज एक्ट। इसमें ये कहा गया कि कुछ कमोडिटीज जैसे कि सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, अनियन, पोटैटो, ये सब असेंशियल कमोडिटीज में नहीं आएंगे और इनके ऊपर जो पहले स्टॉक लिमिट लगती थी अब वो नहीं लगेगी, ठीक है। मतलब आप जितना चाहो उतना स्टॉक कर सकते हो। इसके लिए ये कहा गया, इसका जो ड्रॉबैक था वो ये बताया गया कि इसके कारण क्या होगा कि जो बड़ी कंपनीज है उनके पास स्टॉक कमोडिटीज को यहाँ पे स्टॉक में रखने की, जो भी फार्मर प्रोड्यूस है उसको स्टॉक में यहाँ पे यूज करने की और अक्यूमुलेट करने की फ्रीडम होगी, जिसके कारण वो एक तरह से मार्केट प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे इस प्रोड्यूस की, ठीक है। जिसके कारण यहाँ पे क्या होगा, फार्मर्स को हो सकता है लॉन्ग टर्म में नुकसान हो। तो ये सारे 3 लॉज थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। हालांकि अब तीनों लॉज यहाँ पे रिपील कर दिए गए हैं। ओके तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने यही कहा है कि हम यहाँ पे कमेटी लेकर आएंगे। और एक चीज और इन्होंने कही है कि हमारा इंटेंशन यहाँ पे अच्छा था। हमने ये सोचा कि जो फार्मर्स हमारे देश में हैं उनमें से 80% फार्मर्स जो हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है। और क्योंकि वो स्मॉल फार्मर्स हैं तो हमको लगा कि ये 3 एक्ट जो होंगे इसके लिए हम कन्विंस कर पाएंगे फार्मर्स को, और ये क्योंकि इनके भले के लिए है तो ये कन्विंस हो जाएंगे। लेकिन नहीं हुए तो यहाँ पे मोदी जी ने अपोलोजाइज भी किया है और ये सारी चीजें भी है, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा टाइमलाइन भी बता चुकी हूँ ऑलरेडी कि यहाँ पे किस तरह से क्या हुआ है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से इसमें इंटरवीन किया, कब इसमें ऑर्डिनेंस के थ्रू ये एक्ट्स पास किए गए, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। एक एडिटोरियल आया है इसी से रिलेटेड। देखो इस एडिटोरियल में क्या कहा गया है। इस एडिटोरियल में फार्मर्स और गवर्नमेंट दोनों के लिए कुछ गाइडलाइंस की तरह आप समझ सकते हो, कुछ सजेशन है, रिकमेंडेशन है कि किस तरह से फार्मर्स और गवर्नमेंट को आगे बढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि पहले बहुत लंबे समय तक एक कन्फ्रंटेशन चला बिटवीन फार्मर्स एंड गवर्नमेंट, ठीक है। दोनों के बीच में बहुत लंबे समय तक एक कन्फ्रंटेशन चला जिसमें ये देखा गया कि फार्मर्स भी अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं थे और गवर्नमेंट भी अपनी पोजीशन से पीछे हटने को तैयार नहीं थी। सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि फार्मर्स ने पहले अपनी जगह पे, जैसे पंजाब वाले रीजन में पहले प्रोटेस्ट किया, उनको लगा इससे काम नहीं बन रहा तो उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। दिल्ली चलो का नारा जैसे ही फार्मर्स ने दिया तो गवर्नमेंट भी यहाँ पे घबरा गई और गवर्नमेंट ने हर वो कोशिश की कि जिससे दिल्ली तक नहीं पहुंच सके ये फार्मर्स। अल्टीमेटली इनको भी हार माननी पड़ी और फार्मर्स जो थे वो सिंगू बॉर्डर पे जाके जमा हो गए, ठीक है। और इसके बाद जो प्रोटेस्ट चल रहा है तब से हम देख ही रहे हैं, काफी ज्यादा इकोनॉमी का भी नुकसान हुआ है, काफी ज्यादा कनेक्टिविटी के भी इश्यूज हुए हैं, लोग यहाँ पे प्रॉपरली ट्रांसपोर्ट मीन्स का यूज नहीं कर पा रहे, बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली क्या हुआ कि ये फार्मर्स जो है ना इन्होंने अपनी अपनी जगह पे जाके रूरल एरियाज में जाके भी प्रोटेस्ट करना चालू कर दिए। अब जाके क्या हुआ है, अब जाके ये फार्म लॉज रिपील हुए हैं। तो देखो ये जो लॉज आए थे इनका इंटेंशन अच्छा था, ये कहते हैं ऑथर, ठीक है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर सेक्टर को रीऑर्गेनाइजेशन करने के एम से आए थे। मार्केट इकोनॉमी बेस्ड यहाँ पे प्राइजेस हो सके इस एम से आए थे। मतलब जो गवर्नमेंट थी वो चाहती थी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ रिफॉर्म्स लाए जाए, रीऑर्गेनाइजेशन किया जाए और यहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो मार्केट इकोनॉमी डिसाइड करे। लेकिन यहाँ पे इसके साथ साथ जो मैकेनिज्म था फूड प्रोक्योरमेंट और फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, उसकी भी रीडिजाइनिंग हो जाती। जैसे असेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अगर अमेंडमेंट आता तो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन पे भी रीडिजाइनिंग हो पाती, इसकी मैकेनिज्म की रीडिजाइनिंग हो पाती। लेकिन गलती क्या हुई, गलती ये हुई कि इंटेंशन अच्छा था, स्मॉल फार्मर्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करना चाहती थी गवर्नमेंट, लेकिन क्या आपने उनसे कंसल्ट किया? ये इतना बड़ा इतने बड़े 3 फार्म लॉज लाने से पहले क्या आपने उनसे कंसल्ट किया? क्या आपने फार्मर यूनियन से कंसल्ट किया? क्या आपने अपोजिशन पार्टी से कंसल्ट किया? आपने बिना डेलिब्रेशंस के ये ऑर्डिनेंस के थ्रू सीधा पास कर दिए ये लॉज, ठीक है। तो ये चीज आपने सबसे बड़ी गलती करी, ये कहते हैं ऑथर गवर्नमेंट को। अब एक एंगल ये भी है जो बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो रहा है और बहुत पॉपुलर भी हो रहा है, वो ये कि फार्मर्स तो एक रीजन थे ही, कि फार्मर्स का इतना बड़ा प्रोटेस्ट था, इतने बड़े रेजिस्टेंस था जिसको गवर्नमेंट झेल नहीं पा रही थी। एक रीजन तो ये था ही, दूसरा रीजन था इलेक्शंस। अभी यूपी और पंजाब में इलेक्शंस होने हैं और गवर्नमेंट ये नहीं चाहती थी कि यहाँ पे उनकी वोट बैंक पे कोई भी असर पड़े और यहाँ पे उनका वोट बैंक कम हो। इसीलिए यहाँ पे कोशिश की गई कि यह फार्म लॉज को हटा दो सो दैट ये वोट बैंक तो मिल सके। तो ये भी एलिज करते हैं यहाँ पे ऑथर। उसके अलावा यहाँ पे ऑथर ये कहते हैं कि अब फार्मर्स को एक फ्लेक्सिबल अप्रोच अपनानी चाहिए, अब उनको विड्रॉ कर लेना चाहिए, अब इसको ईगो की लड़ाई या पॉलिटिक्स की लड़ाई नहीं रखनी चाहिए। ये एक्चुअल जिस काम के लिए आया था उसी काम तक इसको सीमित रखना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे प्रोटेस्ट को विड्रॉ कर लेना चाहिए।
अब एक फ्लेक्सिबल अप्रोच के थ्रू इनको गवर्नमेंट के साथ आना चाहिए बाहर, और उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म की कोशिश करनी चाहिए। जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स की जरूरत है उनको यहाँ पे लाने के लिए एक फ्लेक्सिबल अप्रोच आना चाहिए, और कंसल्टेशन में आना चाहिए इनको, गवर्नमेंट और फार्मर्स को दोनों को साथ में आके यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स की कोशिश करनी चाहिए। देन गवर्नमेंट को भी यहाँ पे कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने एटीट्यूड को चेंज करे फॉर टैकलिंग सच प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट मोबिलाइजेशन की तरफ अपना जो एटीट्यूड है उसको बदले। ये ईगो की लड़ाई कभी नहीं हो सकती। गवर्नमेंट इज देयर फॉर द वेलफेयर। अगर उनको लगता है कि हाँ चलो ठीक है यहाँ पे कुछ गलती हमसे हुई है, उसको एक्सेप्ट करो, उसको रिकॉग्नाइज करो, फिर से बिल लाओ, फिर से कंसल्टेशन करो और फिर से बिल लाओ। इसमें कोई ईगो की लड़ाई तो है नहीं, ठीक है, और एक एटीट्यूड प्रॉपर रखने की जरूरत है। वरना देखो ये भी एक मैसेज जाता है कि अगर हम बल प्रदर्शन करेंगे तो हमारी मांगे भी पूरी हो जाएंगी, क्योंकि देखो जैसे ये हुआ ना 3 फार्म बिल्स वापस ली गई, वैसे ही अलग अलग डिमांड उठ रही है। जैसे जम्मू कश्मीर में जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है उसने ये कहा कि अब आप यहाँ पे जो आपने सेक्शन 370 रिपील किया है उसको भी यहाँ पे आप वापस लेके आओ। फिर यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि CAA जो आप लाए हो उसको भी वापस ले लो। ये सारे बहुत सारी चीजें हो रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं GST लेकर और आए हो GST को भी वापस ले लो। तो यहाँ पे एक चीज ये समझने की जरूरत है कि आप चाहते तो आप शुरुआत में ही ये चीज कर सकते थे, ठीक है। हालांकि ये भी कोई छोटी बात नहीं है कि आगे जाके आपने अपनी गलती स्वीकारी और आगे जाके आप इसको बदलने के लिए तैयार हुए हो, लेकिन ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है कि आपको एक एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है टुवर्ड्स प्रोटेस्ट मोबिलाइजेशन। देन एक कंसल्टेटिव डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, और फेडरलिज्म को ध्यान रखना चाहिए आपको, ठीक है। स्टेट्स को भी साथ में लेके चलने की जरूरत है। जैसे मोदी जी ने अब कहा ना कि अब कमेटी बनाएंगे, सेंटर और स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, यही चीज पहले कर लेते, ठीक है। तो एक एटीट्यूड चेंज करने की अब जरूरत है। ओके, आगे बात करते हैं। अब देखो उड़ीसा में एक यहाँ पे एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है, जिसका एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है जिसका नाम है समहति। ये समहति प्रोजेक्ट क्या है? तो देखो हमारी जो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है वो यहाँ पे बात करती है कि हम यहाँ पे टीचिंग देंगे, हम यहाँ पे बच्चों को लर्निंग्स देंगे वाया मदर टंग, ठीक है। तो मदर टंग के थ्रू यहाँ पे कोशिश करेंगे कि एजुकेशन मदर टंग के थ्रू इम्पार्ट हो सके। ये कहा नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने, ठीक है। प्राइमरी क्लास के लिए बात की गई थी, लेकिन उड़ीसा गवर्नमेंट इससे एक कदम आगे निकली है, और उड़ीसा गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम भी यहाँ पे एजुकेशन को इनकलकेट करने की कोशिश करेंगे अमंग द ट्राइबल पॉपुलेशन, ठीक है। और यहाँ पे उड़ीसा के लिए एक बहुत बड़ा काम इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 21 लैंग्वेजेस हैं, जिसको लगभग 74 डायलेक्ट्स में बोला जाता है। और जैसे कि आप सभी को पता होगा उड़ीसा में ट्राइबल पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो ट्राइबल लैंग्वेजेस को भी एसिमिलेट करने की अब जरूरत है। तो यहाँ पे उड़ीसा ने कहा है कि मल्टीलिंगुअल एजुकेशन को हम यहाँ पे प्रमोट करेंगे, जो कि यहाँ पे 10 सालों से करते भी आ रहा है उड़ीसा गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे SC/ST डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि अब ये समहति प्रोजेक्ट की तरफ काम करना स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पे जो भी लैंग्वेज इश्यूज आते हैं ट्राइबल स्टूडेंट्स को, ठीक है, ट्राइबल स्टूडेंट्स को जो भी लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज आते हैं इन एलिमेंट्री क्लासेस अर्ली ग्रेड्स, उसको यहाँ पे एड्रेस करने का काम करेगा ये समहति प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? यहाँ पे शेड्यूल कास्ट जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करेगा, और यहाँ पे डिपार्टमेंट मैनेजेस लगभग 1700 रेसिडेंशियल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अक्रॉस द स्टेट्स। तो यहाँ पे लगभग 1700 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है रेसिडेंशियल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको कवर करने की किस को कवर करने की बात की गई है? ये तो रेसिडेंशियल स्कूल्स को कवर करना ही है, प्राइमरी स्कूल्स को भी कवर करना है, लगभग 1500 के आसपास प्राइमरी स्कूल्स हैं, और लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट्स को यहाँ पे कवर करने की बात चल रही है। ओके, 21 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें से संथाली इकलौती है जिसको 8th शेड्यूल में जगह मिली है, ठीक है। बाकी यहाँ पे संथाली के अलावा और कोई भी लैंग्वेज 8th शेड्यूल में नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज और कि संथाली किस स्क्रिप्ट में लिखी जाती है? इसकी स्क्रिप्ट का नाम है चिकी स्क्रिप्ट, ठीक है। बाकी सब जो है, बाकी सारी जो लैंग्वेजेस हैं 20 लैंग्वेजेस हैं वो ओडिया स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, ठीक है। तो ये समझ में आना चाहिए। अब देखो आप मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन, एक तो मुझे आप बताओगे कि टोटल 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं, क्या इंग्लिश भी इसका हिस्सा है, ठीक है, क्या संस्कृत भी इसका हिस्सा है, ये आप मुझे बताना, ठीक है। और दूसरा आप मुझे बताना PVTGs के बारे में, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, जैसे कि उड़ीसा में लगभग 13 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, और टोटल 62 ट्राइब्स हैं। तो ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में आपको जो भी पता हो वो आप मुझे बताओगे। एक मैं शॉर्ट में बता दी तो एक तो होते हैं ट्राइबल ग्रुप्स जो ऑलरेडी वल्नरेबल हैं। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कौन से होते हैं? जो और ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल है, ठीक है, मतलब और ज्यादा वल्नरेबल है, जिनके लिए कुछ और ज्यादा स्पेशल
प्रोविजंस लाने की जरूरत है, ये चीजें होती है। ठीक है, तो इसके बारे में जो भी आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लॉस, ये सब पता हो आप मुझे बताना। पीवीटीजीज और शेड्यूल 8 दोनों से रिलेटेड यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये कॉमेंट सेक्शन में आई एम होपिंग फ्रॉम यू ऑल। ओके, आगे बात करते हैं। इंडिजिनियस चॉपर ड्रोन्स हैंडेड ओवर टू आर्म्ड फोर्सेस। तो आर्म्ड फोर्सेस को यहाँ पे इंडिजिनियस चॉपर ड्रोन्स वगैरह दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पे राष्ट्रीय रक्षा संपर्व, राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व, ठीक है, ये मनाया गया है झांसी में। झांसी जो कि यूपी में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे ये मनाया गया है राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व। ठीक है, यहाँ पे लगभग पहली चीज जो हुई है वो ये हुई है कि 33 सैनिक स्कूल्स हैं। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि 33 जो भी सैनिक स्कूल हुआ करते थे वहां पे सिर्फ मेल स्टूडेंट्स जो थे उनको यहाँ पे एडमिशन मिलता था। यहाँ पे अब बहुत सारी फीमेल स्टूडेंट्स की भी यहाँ पे एडमिशन हो सकेगा। ये स्टार्ट हो गया है, एकेडमिक सेशन इनका एडमिशन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मोदी जी ने कहा है कि रानी लक्ष्मीबाई जैसी यहाँ पे और भी जो डॉटर्स हैं उनको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी डिफेंस की, सिक्योरिटी की ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये चीज कही गई है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो एयरफोर्स को डेडिकेट किए गए हैं, और ये जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं ये इंडिजीनियसली डेवलप्ड है। ठीक है, इंडिजीनियसली बिल्ट है। इसके अलावा कुछ ड्रोन्स भी दिए गए हैं जो कि इंडियन स्टार्टअप्स ने यहाँ पे बनाए हैं। ठीक है, ये आर्मी और नेवी वगैरह को यहाँ पे ये ड्रोन्स भी दिए गए हैं। इसके साथ यहाँ पे ये भी कहा गया है कि इंडिया अभी तक क्या था, इंडिया लार्जेस्ट इंपोर्टर था। ठीक है, लार्जेस्ट इंपोर्टर था ऑफ द डिफेंस इक्विपमेंट्स। इसमें हम सबसे ज्यादा रशिया से, यूएस से, सऊदी से, इजराइल से, इन सभी से इंपोर्ट करते थे। लेकिन अब हमने थोड़ा सा अपना चेंज किया है पॉलिसी में, और अब हम मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर इंडिया की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक तो हम अपने खुद के जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं, उनको ये कह रहे हैं कि आप एक तो इंडिया में ही इसको डेवलप कीजिए, डिफेंस प्रोक्योरमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट्स को, और दूसरी चीज ये कह रहे हैं कि जो भी जैसे बाहर की इंडस्ट्रीज हैं, रशिया की कुछ इंडस्ट्रीज हैं, रशिया के कुछ कॉर्पोरेट हाउस हैं जो चाहते हैं डिफेंस प्रोक्योरमेंट, डिफेंस इक्विपमेंट्स को यहाँ पे इंडिया को प्रोवाइड करना, तो इंडिया ने कहा है कि बिल्कुल आप हमको प्रोवाइड कीजिए, लेकिन इंडिया में आओ, इंडियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, इंडियन चीजों को खरीदो, और उसके बदले मेक फॉर इंडिया होगा, मतलब इंडिया में आके इंडिया के लिए चीज बनाओ अगर बनाना चाहते हो तो। ठीक है, तो ये चीज कही गई है। इसके साथ साथ एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी यहाँ पे डेडिकेट की गई है, ये भी। ठीक है, इसके अलावा हमने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात की जो ट्विन इंजन है। ठीक है, और ये जो है ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अभी जो डिप्लॉय किया जाएगा वो एलएसी पे डिप्लॉय किया जाएगा चाइना के सामने। ठीक है, किसके साथ साथ, अपाचे हेलीकॉप्टर्स के साथ। ठीक है, तो ये छोटी सी न्यूज थी जिसमें आपको कुछ इक्विपमेंट्स के नाम पता होने चाहिए थे। आगे बात करते हैं अमेजन डिफॉरेस्टेशन की। तो देखो अमेजन में, अमेजन एक बहुत बड़ा रेन फॉरेस्ट है। कहाँ पे है ये? अमेजन रेन फॉरेस्ट है इन ब्राजील, और ब्राजील के आसपास के रीजन्स में भी ये मिलता है। तो ये रेन फॉरेस्ट जो है यहाँ पे काफी ज्यादा डिफॉरेस्टेशन देखने को मिल रहा है, और इस डिफॉरेस्टेशन के कारण यहाँ पे काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है क्लाइमेट को ओवरऑल। ठीक है, अमेजन की मैं बात करूं तो अमेजन जो है इसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि ये इतना बड़ा रेन फॉरेस्ट हुआ करता था जो कि एक बहुत बड़ा कार्बन सिंक की तरह काम करता था, यानी कि कार्बन को एब्जॉर्ब करता है और उसके बदले ऑक्सीजन को एमिट करता था, बिकॉज इट वाज अ फॉरेस्ट। ठीक है, लेकिन एक चौंकाने वाली स्टडी ये भी आई है, रिसेंटली एक स्टडी आई थी जिसमें ये कहा गया कि अमेजन इज नो मोर अ कार्बन सिंक। कार्बन को एब्जॉर्ब करने की जगह अब ये कार्बन को एमिट कर रहा है। ठीक है, तो आप सोच सकते हो इतना बड़ा कार्बन, इतना बड़ा क्लाइमेट चेंज का एग्जाम्पल है ये, जिसको आप मेंस में, एसेज में कोट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा है कि एक तो यहाँ पे क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, यहाँ पे फॉरेस्ट बच ही नहीं रहे हैं, तो इसके कारण ये कार्बन सिंक की तरह तो एक्ट कर नहीं रहा है। दूसरा, यहाँ पे फायर्स बहुत लग रही हैं, वाइल्ड फायर्स बहुत लग रही हैं, जिसके कारण यहाँ पे उल्टा ये कार्बन को एमिट कर रहा है एब्जॉर्ब करने की जगह। ठीक है, इसके कारण क्या हुआ है? इसके कारण यहाँ पे रेनफॉल पैटर्न भी बदला है, टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ है। एक तरफ तो हम बात करते हैं COP26 की, पेरिस क्लाइमेट पैक्ट की, जहाँ पे हम बात करते हैं नेट जीरो एमिशन की, लेकिन आप देखो ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है। और ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है डेवलपमेंट के कारण। जो यहाँ की कंट्रीज हैं वो बोल रही हैं कि हम डेवलप कैसे हों, अगर हमारा पूरा जो एरिया है वो फॉरेस्ट में ही रहेगा तो हम डेवलपमेंट कैसे करेंगे। ये चाहते हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ाना, अपनी इंडस्ट्रीज को बढ़ाना, अपना जो कैटल्स हैं उनके लिए यहाँ पे एक इंडस्ट्री बढ़ाना। तो ये सारी चीजों के लिए डेवलपमेंट हो रहा है, और डेवलपमेंट के नाम पे यहाँ पे हो रहा है डिफॉरेस्टेशन, और इस डिफॉरेस्टेशन के कारण इतना ज्यादा क्लाइमेट चेंज और ज्यादा इंड्यूस हो रहा है। तो क्लाइमेट चेंज से क्लाइमेट चेंज और इंड्यूस हो रहा है, ये समझ में आना चाहिए आपको। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज ये कि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन का मैंने आपको कारण बता दिया कि क्या है डिफॉरेस्टेशन
डिफोरेस्टेशन का कारण डेवलपमेंट जो हो रहा है वो है यहाँ पे डिफोरेस्टेशन का कारण। अब देखो यहाँ पे न्यूज आर्टिकल पे आते हैं, एरिया डिफोरेस्टेटेड इन ब्राजील अमेजन रीच्ड अ 15-year हाई ऑफ 22% जंप फ्रॉम द प्रायर एरिया। तो देखो जो लास्ट ईयर लगभग 2020 की मैं बात करूं तो ब्राजील में जितना भी फॉरेस्ट एरिया था अंडर अमेजन वो 22% और घट गया है सिर्फ एक ही साल में, ठीक है। और ये 15 साल में सबसे ज्यादा जो डिक्रीज हुआ है कभी तो वो इस साल में हुआ 2021 में, ठीक है। और यहाँ पे जो सारा श्रेय जाता है वो जाता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, जो कि अंधाधुंध यहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे डिफॉरेस्टेशन कर रही है, इलीगल यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखा COP26 में भी ये कहा गया कि हम यहाँ पे जो भी इलीगल डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट खड़े होंगे सभी कंट्रीज, ठीक है। तो ब्राजीलियन अमेजन हैडंट रिकॉर्डेड अ सिंगल ईयर विथ मोर देन 10,000 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ डिफॉरेस्टेशन, ये यहाँ पे कहा है यहाँ के प्रेसिडेंट ने, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं कि 2009 से लेके 2018 तक लगभग 6500 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ पे कम हुआ था फॉरेस्ट, लेकिन इस बार पहली बार है कि 10,000 से ज्यादा यहाँ पे फॉरेस्ट कम हो गया है, स्क्वायर किलोमीटर 10,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा फॉरेस्ट कम हो गया है। तो अमेजन के बारे में बात कर लेते हैं। पहले इसकी लोकेशन देखो, ये है साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका में ये है ब्राजील, ये है पेरू, ये है इक्वेडर, ठीक है। यह है कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सुरीनेम, फ्रांस का है फ्रेंच गुआना, ठीक है। इसको देखना जरा मैप में देखना, ठीक है। यह है बोलीविया। अच्छा देखो, मुझे तीसरा क्वेश्चन आपका ये है, पहला क्वेश्चन क्या था आपका कि आप मुझे 8th शेड्यूल में क्या क्या है, कौन कौन सी लैंग्वेजेस ये बताओगे। सेकंड आपका था पीवीटीजीज के बारे में बताओगे, और थर्ड ये है कि ये बताओगे मुझे आप कि यहाँ पे कौन सा साउथ अमेरिका का मैप देखना और बताना कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो लैंडलॉक्ड है, ठीक है। लैंडलॉक्ड है, जो कि लैंडलॉक्ड है साउथ अमेरिका में, ठीक है। 2 कंट्रीज है, मैं बता देती हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अमेजन फॉरेस्ट जो है वो इस एरिया में, इतने बड़े एरियाज में फैला हुआ था ओरिजिनली, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा था। ब्राजील को कवर करता है, बोलीविया को, पेरू को, इक्वेडोर को, कोलंबिया, वेनेजुएला और ये तीनों को भी, गुयाना, सूरिनाम और फ्रेंच गुयाना को, ठीक है। लेकिन ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसके यहाँ से अमेजन रिवर भी निकलती है, ठीक है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऑलराइट, इधर आता है पैसिफिक ओशन, इधर आता है अटलांटिक ओशन, ओके। अब देखो ये लार्ज ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, अमेजन फॉरेस्ट की मैं बात कर रही हूँ। यहाँ से अमेजन रिवर निकलती है, नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में दिखते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कौन से होते हैं, जो ट्रॉपिक्स के बीच में आते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो लाई करते हैं वो होते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। क्लोज्ड कैनोपी फॉरेस्ट होते हैं, मतलब बहुत डेंस फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है। बिल्कुल इनमें सनलाइट के अंदर जाने की भी जगह नहीं होती, इतना यहाँ पे डेंसिटी होती है कि जो नीचे जमीन पे होते हैं ना, यहाँ पे जमीन पे बैर होता है जमीन, ठीक है, क्योंकि यहाँ तक सनलाइट पहुंचती नहीं, तो यहाँ पे कोई वेजिटेशन हो ही नहीं पाती ज्यादा, ठीक है। वेरी वेट प्लेसेस पे ये होते हैं। लगभग 200 सेंटीमीटर रेनफॉल पर ईयर इधर आनी चाहिए फॉर डेवलपमेंट ऑफ सच रेन फॉरेस्ट, ओके। यहाँ पे टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक रह सकते हैं, ठीक है। लगभग 80% अमेजन बेसिन जो है वो अमेजन रेन फॉरेस्ट से कवर होता था, ठीक है। यहाँ पे लगभग 1/5 जितनी भी वर्ल्ड की लैंड स्पीशीज है वो इकलौती 1/5 लगभग 20% स्पीशीज इधर मिलती थी, ठीक है। लगभग 30 मिलियन लोग यहाँ पे रहते हैं। लगभग 6 मिलियन हेक्टर्स, 6 मिलियन किलोमीटर्स, आई एम सॉरी किलोमीटर्स की यहाँ पे बात करें, 6 मिलियन किलोमीटर्स में ये बसा हुआ है पूरा अमेजन बेसिन, ठीक है। और ये जो एरिया है ना, ये इंडिया का डबल है, इंडिया का डबल एरिया है जहाँ पे ये अमेजन रेन फॉरेस्ट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। और उसके अलावा ये कि कंप्राइजिंग अबाउट 40% ऑफ ब्राजील टोटल एरिया, तो ब्राजील का लगभग 40% एरिया जो है ना वो इस अमेजन रेन फॉरेस्ट में जाता है। ऑलराइट, आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट इशू की। एक इशू है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉस के बारे में। तो देखो ये इशू क्या कहता है, ये अलग एक इशू है, ठीक है। यहाँ पे ये इशू कह रहा है कि कायन इंटरनेशनल, ठीक है, ये एक कंपनी थी जिसने की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड दिलाई इंडिया को, ठीक है। इसके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगाई थी गवर्नमेंट ने, और गवर्नमेंट ने यहाँ पे टैक्स लगा के ये कहा कि आप हमको अब इतना लंबा टैक्स दोगे, लगभग 10,000 से ज्यादा 10,000 करोड़ रुपए का टैक्स बोला था इनके ऊपर कि आप हमको इतना टैक्स दोगे। तो बेसिकली पूरा इशू क्या है पहले ये देखो। तो यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले कायन इंटरनेशनल थी, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे एग्जिस्ट करी थी। 2006 में इन्होंने कुछ इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन किया, कुछ तो भी यहाँ पे रीऑर्गेनाइजेशन किया। उसके बाद क्या हुआ, 2012 में एक लॉ आया, ठीक है, रिगार्डिंग टैक्सेशन, ठीक है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक लॉ लाया टैक्सेशन को लेकर, इंडस्ट्रीज के टैक्सेशन को लेकर। 2014 में
गवर्नमेंट ने कहा कि गवर्नमेंट ने कान इंटरनेशनल को कहा कि आपको यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी जो भी आपने यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन किया उसके बारे में। 2015 में यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट गया और आईटी डिपार्टमेंट ने बोला कि आपके ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लगता है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब 2012 में बना लॉ, लेकिन 2012 के बाद यहाँ पे टैक्स लगना चाहिए था ना, टैक्सेशन लॉ 2012 में बना है तो 2012 के बाद लॉ लगेगा किसी भी इंडस्ट्री के ऊपर। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, ये पीछे की तरफ भी लगेगा, बिहाइंड 2012 ये तब भी लगेगा, मतलब 2012 से पहले अगर कुछ चीजें हुई है तो उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। इसको कहते हैं रेट्रोस्पेक्टिव। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब जिस मोमेंट पे, मतलब मान लो आज मैं बोलती हूँ, आज है 28 नवंबर 2021, आज मैं बोलती हूँ कि मैं एक लॉ पास कर रही हूँ जिसका नाम है एक्स, जो भी इसको वायलेट करेगा उसको 1 साल की सजा होगी, ठीक है। तो आज से ऐसा होना चाहिए, लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता है कि आज से पहले भी अगर किसी ने एक्स को वायलेट किया होगा तो उसको भी 1 साल की मैं सजा दे दूं, इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ रिगार्डिंग टैक्सेशन। तो यहाँ पे इस तरह से रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉ लगाया गया था, ठीक है। इसको लेकर यहाँ पे कायन इंटरनेशनल फिर यहाँ पे कोर्ट्स में गई, आखिरकार ये जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है उसके पास गई और इन्होंने बोला कि भाई आप गलत कर रहे हो, गवर्नमेंट को बोला, इंडियन गवर्नमेंट को, कि आप गलत कर रहे हो और ये आपको किसी भी तरह का टैक्स क्यों दे, ये तो रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया गया है। तो यहाँ पे इन्होंने कायन इंटरनेशनल के फेवर में ये जो भी डिसीजन था वो दिया और अब ये बोला गया है कि उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इनको कंपनसेशन दे। तो कायन इंटरनेशनल ने बोला है कि आप हमको लगभग 7900 करोड़ का रिफंड दो, टैक्स रिफंड दो, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट अब मान गई है। तो गवर्नमेंट को अब इतना यहाँ पे फटका पड़ा है 7900 करोड़ का, ठीक है। तो ये रिफंड करना है अब गवर्नमेंट को, कायन इंटरनेशनल को, ठीक है। तो इशू क्या था, जैसे कि मैंने आपको बताया 2020 में इंटरनेशनल आर्बिट्रल जो ट्रिब्यूनल है, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, नीदरलैंड्स में ये एक ट्रिब्यूनल है, इसने कहा कि इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे ब्रीच किया है फेयर एंड इक्विटेबल ट्रीटमेंट को, ठीक है। और इंडिया यूके बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो थी इसको भी यहाँ पे ब्रीच किया है, इसकी भी प्रोविजंस को यहाँ पे ब्रीच किया है और यहाँ पे $1.2 बिलियन का आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। यहाँ पे फिर समझौता हुआ और अब 7900 करोड़ रुपीज यहाँ पे दे रही है गवर्नमेंट इस कायन इंटरनेशनल कंपनी को, ठीक है। तो ये पूरा इशू था। रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन क्या है ये मैंने आपको समझाया। क्या है कि यहाँ पे कोई भी कंट्री एक ऐसा रूल पास कर दे जहां पे सर्टेन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगे, लेकिन उस डेट से पहले, जब वो डेट पे, जिस डेट पे लॉ आया था उस डेट से पहले भी उस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स लगे, ऐसा होता है रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लॉ, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया अभी, ठीक है। तो काफी कंट्रीज इसको यूज करती हैं क्योंकि क्या होता है ना, काफी सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो लूप होल्स का फायदा उठा के टैक्सेस से बच जाती हैं, तो इनको कवर करने के लिए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन लगाया जाता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कंपनीज को भी हर्ट करता है, नोइंगली अननोइंगली। तो अट्रैक्टिवनेस जो है ना इकोनॉमी की वो कम हो जाती है इस केस में। तो अब ऐसा हुआ है कि यहाँ पे गवर्नमेंट पे करेगी कायन इंटरनेशनल को। तो छोटा सा टॉपिक था, इकोनॉमी का पता होना चाहिए। अब देखो एक लास्ट इशू, जाफना। जाफना जो कि श्रीलंका में है, यहाँ पे इंडिया ने एक कल्चरल सेंटर बनाया था जिसको अभी तक 2 साल पहले ही कल्चरल सेंटर बनाया था, अभी तक इसका इनॉग्रेशन नहीं हुआ है। तो कल्चरल सेंटर में ऑडिटोरियम बनाया था, डिजिटल लाइब्रेरी बनाई थी, ये सारी चीजें की गई थी, ठीक है। और एक तरह से गुडविल और एक सॉफ्ट पावर डेवलप करने की कोशिश करी थी इंडिया ने श्रीलंका में, ठीक है, सो दैट यहाँ के कल्चर को, जाफना एरिया जो है इसके कल्चर को प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रमोट किया जा सके थ्रू दिस कल्चरल सेंटर। इसीलिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पे एक कदम उठाया, कल्चरल सेंटर बनवाया, ठीक है। और एक तरह से चाइना को भी हम काउंटर करना चाहते थे क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस श्रीलंका पे बढ़ता जा रहा है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जाफना क्या है, जाफना कहाँ पे है। तो ये देखो, ये है श्रीलंका का मैप, नॉर्दर्न मोस्ट टिप देख रहे हो, ये जो आइलैंड वाला रीजन है ना, ये नॉर्दर्न मोस्ट प्रोविंस जो है उसका ये जो सबसे टिप वाला रीजन है, इसको बोलते हैं जाफना। तो ये जाफना पेनिनसुला है, ऊपर आता है पाक स्टेट, बहुत क्लोज आता है हमारे तमिलनाडु से, हमारा जो रामेश्वरम है उससे बहुत ही क्लोज पड़ता है जाफना, ठीक है। यहाँ पे एडम्स ब्रिज है जो कनेक्ट करती है इंडिया को और श्रीलंका को, यहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार और यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट लोकेशंस देख लो, ये है त्रिनकोमली, ठीक है, यहाँ पे भी इंडिया इन्वेस्ट करना चाह रही है, करा भी है। ये बट्टी कलावा, ये भी एक इंपॉर्टेंट लोकेशन है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, एक तो है यहाँ पे एडम्स ब्रिज, यहाँ पे है एडम्स पीक, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे देखो, ये है हम्बनटोटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन इन श्रीलंका। ये है कोलंबो, ठीक है। और इसके साथ में ये है कोट्टे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर यान रिवर फ्लो करती है, काला रिवर फ्लो करती है, फिर नीचे कालू रिवर है और यहाँ पे किरिंदी रिवर है, ठीक है। और नीचे आता है इंडियन ओशन। तो ये आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए। जाफना की लोकेशन कहाँ है, नॉर्दर्न मोस्ट टिप जो है वो इसकी लोकेशन है, समझ गए।
तो ये हमने देख लिया एंड दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि भाई पीपीटी में लाओ, पीपीटी में लाओ, तो ये आ गया है पीपीटी में। आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल। और जो कल प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे वो आज नहीं है, ठीक है? तो आप देख लेना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो फीडबैक में मुझे बताना, और आज का कैसा सेशन लगा ये भी बता देना। और जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं 3, उसका भी जवाब मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप दे देना। ओके, तो दैट वाज ऑल। हैव अ वेरी गुड डे।